हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन में, जहां पे हम कवर करते हैं वीक का करंट अफेयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड ऑल्सो टू स्टे अपडेटेड विथ व्हाट इज गोइंग करेंटली इन our surrounding areas. In today's video, we will cover current affair from 29th of July to 3rd August 2024. Obviously, I know you all might be waiting for a long, क्योंकि आपको बहुत वेट करना पड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ के लिए सॉरी कहूँगी, बिकॉज़ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। मेरे अपने नहीं, फैमिली में भी सब ऐसे ही बीमार पड़ गए थे। ये सीज़न है, ऐसा चल रहा है तो। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट कॉप अप विथ माई वर्क, फॉर विच आई रियली फील सॉरी। यू नो वाई? बिकॉज आई फील रिस्पॉन्सिबल कि आप सभी को अपडेटेड रखना इस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जर्नी में, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करना, आपकी रिवीजन के लिए हेल्प करना, ये मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह मानती हूँ। और कहीं ना कहीं कुछ 2 हफ्तों से वो चीज़ें सही से नहीं हो पाई, सही से चल नहीं पाई है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, बट आई डेंट वॉन्टेड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ कंटेंट विच आई डू ट्राई टू प्रोवाइड। सो इसलिए ये थोड़ा लेट हो गया है। आई नो ज़्यादा लेट हो गया है। आई एम ए न्यू बिगिनर फॉर हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस वर्क। सो अभी सीख रहे हैं, तो थोड़ा किस तरीके से बाकी चीज़ों के साथ कोप अप करना है, वो थोड़ा मुश्किल रहा। बट आई हैव लर्नड एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ ऐसा होता है, सो आई हैव सम बैकअप प्लान फॉर यू, जहाँ से किसी भी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फ्रेंड्स, ये सेशन बिगिन करूँ उसके पहले कि कुछ चीज़ें जो मुझे रियलाइज़ हुई, कुछ लोगों से मैं मिली, बात किया इस दौरान, और जो मैं चीज़ समझ पाई हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी टफ रहती है। आप जब प्रिपेयर करते हो या आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, तो आप कहते हो कि आपको काम वो करना चाहिए जो आपको खुशी दे, राइट? कुछ लोग जो 1-2 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं एंड देन दे फाइंड कि नहीं हो रहा, उसके बाद वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं। एंड वो काम करते हुए अगर वो सच में खुश हैं, खुश होते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ऑब्वियसली इट डजेंट मैटर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट व्हाट मैटर्स इट्स योर हैप्पीनेस, यू आर डूइंग द जॉब, यू आर गिविंग योर 100% फॉर योर जॉब। ये एक्चुअली में मैटर करता है, ऑब्वियसली ये मैटर करता है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको कितनी शिद्दत से आप कर रहे हो, कितनी खुशी दे रहा है वो काम आपको। वहाँ पे मैटर नहीं करता कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट जॉब है। वेरी करेक्ट। बट ये कुछ लोगों के लिए एक्सक्यूज़ नहीं हो जाना चाहिए कि अगर आप कैपेबल हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, आप उतना हार्डवर्क कर सकते हो, आप अपना दे सकते हो, राइट? कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होता, आपके पास रिसोर्सेज है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप कर सकते हो, टाइम है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आप एक बार फेल हो गए तो वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं देना है कि ठीक है, हमारी लाइफ में कुछ और ही चीज़ लिखी थी, कुछ और ही काम मुझे बड़ी खुशी देने वाला था, इसलिए ये चीज़ नहीं था। आई डोंट थिंक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए आपका। बिकॉज जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उतरते हो, तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब के क्या पर्क्स हैं, राइट? क्या फ़ायदे हैं, आप सभी को पता है। एंड सर्विंग पीपल, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी देगा ही। पर उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए ना, उस काम तक पहुंचने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, उस कुर्सी पे बैठने के लिए, कोई भी पोस्ट तक पहुंचने के लिए, जो कड़ी है वो कड़ी हार्डवर्क की है। बहुत हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ चीज़ें करने की है। एंड शायद हो सकता है ये मज़े वाली चीज़ ना हो, स्टार्टिंग में शायद ये आपको खुशी ना दे, हो सकता है। हर दिन चीज़ें पढ़ते रहना, चलते रहना, बाकी चीज़ें, बाकी आपकी लाइफ में फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पार्टीज हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, उन सभी के साथ अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना, उसी पेस पे कंटिन्यू रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, शायद मज़ेदार ना भी हो, है ना?
पर तब भी आप अपने आप में पेशेंस रखिएगा, क्योंकि हार्ड वर्क ना इतनी जल्दी मज़ेदार नहीं होता। अगर हार्ड वर्क मज़ेदार होता तो सभी के लिए बहुत आसान होता। सो आप कुछ अलग कर रहे हैं, पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क करते रहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क करने से बिल्कुल कतराइए मत। उस टाइम पे कुछ मत बहाना दीजिए कि भाई मुझसे हार्ड वर्क नहीं हो रहा, बिकॉज वो मुझे खुशी नहीं दे रहा। वो देगा बहुत। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सो यहाँ पे तो मुझे नहीं लग रहा आप कुछ कीमत चुका भी रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर आप 1 साल 2 साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख के निकल रहे हैं। मेरे इतना सब कुछ कहने का बस एक छोटा सा मकसद था कि प्लीज़ डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बाकी सब जो कर रहे हैं उनकी खुशी के लिए जो उपयुक्त है वो कर रहे हैं। आपने अपना जो गोल सेट किया है उसके लिए आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, भले ही उसमें अभी आपको खुशी नहीं मिल रही है, बट कीप डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट। वो एक दिन आपको रिजल्ट देगा एंड देन यू विल फील सेटिस्फाइड, राइट। हैप्पीनेस से भी एक लेवल आप ऊपर जाएंगे और सेटिस्फाइड फील करेंगे। सो कीप डूइंग इट। दूसरों को देख करके, दूसरे जो काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खुशी, वो तो छोटे से ही काम में या दूसरे से काम में, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। वो प्राइवेट जॉब करके भी खुश हैं, हम क्यों इसमें लगे हुए हैं, ये थॉट आपको अपने माइंड में नहीं लानी है, क्योंकि अपने लाइफ के लिए ये गोल आपने सेट किया है, तो हार्ड वर्क तो करना होगा। तो प्लीज़ उसे करने से कतराइए मत। ओके, सो आवर फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू स्लॉथ बियर। 8 स्पीसीज पाई जाती है बियर की, और उसमें से स्लॉथ बियर एक स्पीसीज है। अगर इनके फीचर देखने जाएँ तो दे हैव लॉन्ग शैगी एंड डार्क ब्राउन और ब्लैक फर एंड कर्व्ड क्लॉज विच आर लॉन्गेस्ट अमॉन्ग बियर स्पीसीज। ये नॉक्टरल होते हैं, यानी जो रात को जगे रहते हैं, फूड के लिए सर्च आउट करते हैं और दिन में आराम करते हैं, इस तरीके के प्राणी माने जाते हैं। टॉकिंग अबाउट देयर इनहेबिटेंट्स, सो दे लिव इन वैरायटी ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट, tall grassland where boulders, scattered shrub and trees provide shelter. Habitat regions ज़्यादातर इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड भूटान में पाए जाते हैं। दे आर मिर्मिकोफेगस, यानी इसका मतलब होता है वो जो कि प्राइमली कंज्यूम करे बग्स और टर्माइट्स को। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज सम ऑफ देयर फीचर। नॉक्ट्रल है एंड कहाँ पे पाए जाते हैं, मिर्मिकोफेगस हैं, ये सारे कुछ फीचर्स आपको ध्यान में रखना है स्लॉथ बियर। सो इन इंडिया वी हैव 2 डेडिकेटेड बियर सेंचुरी, दारोजी स्लोथ बियर सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, लोकेशन प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, एंड जैसौर स्लोथ बियर सेंचुरी जो कि गुजरात में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस डिस्कस किया जाए तो IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल माने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत दे आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में आते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस, जो भी एनिमल अभी, जो भी स्पीसीज़ करेंटली न्यूज़ में है, उनका कंजर्वेशन स्टेटस बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। सो IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 एंड साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये। Second news is related to Tel Amir Heritage Site. World Heritage Committee has decided to include Palestinian site. So it is obviously a Palestinian location. ध्यान में रखिएगा, Palestinian site of Tel Amir in both UNESCO World Heritage Site list and list of World Heritage in Danger during its 46th session which was held in New Delhi. क्या बेनिफिट होगा इसका? So being listed as a World Heritage in a danger enable this site to receive enhanced international technical and financial assistance. तो पहली बेनिफिट जो होने वाला है वो इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा, जिससे इंश्योर किया जाए ये प्रोटेक्टेड रहे। This status facilitate global attention and resource crucial for preserving site amidst the ongoing conflict in Gaza। तो हम सभी जानते हैं गाज़ा में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस बीच में ये साइट को अगर ऐसा कुछ प्रोटेक्शन दिया जाता है तो ये ग्लोबल अटेंशन खींचेगा, जिससे कि इस तक जितने भी ज़रूरी रिसोर्सेस है वो पहुंच सके। ज़रूरी रिसोर्सेज इन द सेंस टू प्रिजर्व दैट monument. Thirdly, the UNESCO statement emphasized that this inclusion is vital for safeguarding the monastery's cultural and historical significance for future generation. Obviously, जब भी आप किसी साइट को
हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो आप उसके कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को भी सेफ गार्ड करते हैं वहाँ पे। सो वन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू नेशनल कल्चरल फंड। इस फंड को इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एज अ ट्रस्ट अंडर चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1890 एंड ये ऑफिशियली सेटअप हुआ था थ्रू गजेट नोटिफिकेशन इन 1996। क्यों क्रिएट किया गया, इसका एम क्या था? तो नेशनल कल्चरल फंड को क्रिएट किया गया था टू प्रोवाइड अ न्यू फंडिंग मैकेनिज्म फॉर आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया। सो इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। पहले भी बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की जाती थी आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल कल्चर फंड इज़ देयर। दिस अलाउ इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल टू डायरेक्टली सपोर्ट आर्ट एंड कल्चर प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद दी गवर्नमेंट। सो हर वो इंडिविजुअल जो किसी ना किसी तरह आर्ट एंड कल्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में भी नेशनल कल्चर फंड के तहत कर सकते हैं। So its primarily aims to mobilize additional resources through public-private partnership to promote, protect and preserve India's cultural heritage, both tangible and intangible। यहाँ दोनों ही तरीके के कल्चर हेरिटेज कवर किए जाएंगे। टेंजिबल यानी फिजिकल आर्टिफैक्ट्स एंड इनटेंजिबल कल्चरल जो प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन रही है वो सभी को प्रिजर्व करने के लिए फंडिंग दी जाएगी। नेशनल कल्चर फंड के लिए जो भी डोनेशन दिए जाएंगे दे आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट। डू रिमेंबर ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं दैट वेदर दिस आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट और नॉट। So to remember that donation made to National Cultural Fund, it is eligible for tax benefit under Income Tax Act. The National Cultural Fund is managed by Council and an executive committee to implement its policy. इस काउंसिल के जो चेयर होते हैं वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर होते हैं एंड 24 मेंबर्स इंक्लूड किए जाते हैं और भी रिप्रेजेंटेटिव लिए जाते हैं फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि डाइवर्सिटी इंश्योर की जा सके। अनदर वन इज़ वन डे वन सब्सक्रिप्शन। ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। वन डे एग्जामिनेशन के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर कोई स्कीम कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं तो वो किसके तहत आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने वन डे वन सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है। क्यों? बिकॉज it is designed to give Department of Atomic Energy and all its units access to national and international research paper and scientific journal under one subscription। अगर हम फीचर की बात करें तो यूनिफाइड एक्सेस होगा। सो ODOS will allow DAE and its units डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उसकी यूनिट्स को इनेबल करेगा to read and publish research paper and journals from variety of sources and digital resource sharing. The initiative aims to share resource digitally and work collectively across all units. So इस न्यूज़ में से आपको किसने लॉन्च किया है वो ध्यान में रखना है और एम किया है। तो टू एक्सेस नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर एंड साइंटिफिक जर्नल। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो लोकेशन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जाबिलुका यूरेनियम साइट। So this site is located in Australia. जाबिलुका यूरेनियम साइट located in Australia। हम इसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया हैज़ बैन माइनिंग एट जाबिलुका यूरेनियम साइट। यहाँ पे माइनिंग बैन की गई है। व्हाट वाज द रीज़न? सो इट इज़ लोकेटेड विद इन काकाडू नेशनल पार्क। द माइनिंग हैज़ बीन बैन in a victory for indigenous Mirarr people who have fought for decades to protect their land. This decision aligned with the wishes of Mirarr who have cared for the land for over 60,000 years. So एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है। अगर हम बात करें यूरेनियम डिपॉजिट की तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स यूरेनियम डिपॉजिट। यूरेनियम डिपॉजिट का 1/3 हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इन इंडिया में बात की जाए तो यूरेनियम डिपॉजिट इंडिया के अंदर प्राइमरीली क्रिस्टलाइन रॉक में फाउंड किए जाते हैं एंड झारखंड स्टेट 70% ऑफ यूरेनियम रिजर्व जो है इंडिया का
वो झारखंड स्टेट से आता है। सो अगेन व्हाट टू रिमेंबर, जाबिलुका यूरेनियम साइट दैट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड 1/3 ऑफ वर्ल्ड यूरेनियम डिपॉजिट पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया के अंदर यूरेनियम रिजर्व का 70% झारखंड स्टेट से आता है। यहाँ पे एक इकोनॉमिक टर्म को कवर किया गया है दैट इज़ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, LCR. Liquidity coverage ratio refers to proportion of highly liquid asset held by financial institution to ensure that they can meet their short-term obligation. Now, when we talk about short-term obligations, so it considers maintaining the cash outflow for 30 days. So यानी जो financial institution है उनके पास इतना liquid asset होना चाहिए कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सकें। ये वो इतने हाईली लिक्विड एसेट उनके पास होने चाहिए। नाउ व्हाट हियर इट्स मीनिंग ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट किसे कहा जाएगा? तो ऐसे एसेट जो आप होल्ड करते हो जिन्हें बड़ी ही आराम से, बड़ी ही जल्दी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे एसेट को हम हाईली लिक्विड एसेट कहते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिक्योरिटीज़, मार्केट सिक्योरिटीज़ जो आप होल्ड करते हो और जिन्हें वेरी क्विकली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इतना हाईली लिक्विड एसेट अपने पास रखना है जो ये इंश्योर करे कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन यानी आपने जहाँ से पैसे लिए हैं, अगर वो लोग मांगने चले आते हैं आपको, तो वो हाई लिक्विड एसेट आपके पास जो है उसे बेच करके वो वहाँ से कैश लेकर के आप इन्हें पैसे चुका सकते हो। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं मार्केट में, तो कुछ लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हाईली लिक्विड एसेट होना चाहिए? तो उतना जो आपके शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को कवर कर ले। It ensure bank and financial institution have sufficient capital to handle short term liquidity disruption. ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है? तो बेसल 3 एग्रीमेंट से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है। इकोनॉमिक टर्म्स जब हों तो आपको उनकी डेफिनेशन रटनी नहीं है, आपको उन्हें समझना है। आप एक बार उन्हें समझ लेते हैं, आपका ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब जब भी वो चीज़ें आती हैं आपको रिवाइज़ कर लेना है ताकि वो माइंड में एकदम प्रॉपर सेट रहे आपके। बिकॉज एग्ज़ाम में ना 1 से 2 वर्ड इधर उधर करके आपको परेशान किया जाता है, बट व्हेन योर कंसेप्ट इज़ क्लियर तो अब तब वहाँ पे डरेंगे नहीं। ओके, सो एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, हाल ही में इंडिया ने इसका चेयर लिया है फॉर 2024 एंड 25 साइकिल। राजेंद्र सिंह ये इसके चेयरमैन का रोल निभाने वाले। So India has taken over as a chair of Asian Disaster Preparedness Center for 2024-25 with Rajendra Singh from NDMA assuming the role. Asian Disaster Preparedness Center एक तरीके से ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है टू फोकस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन एशिया एंड Pacific. So it covered the area of Asia and Pacific to focus on disaster risk reduction and building climate resilience. It was established in 1986 in Bangkok, Thailand. ध्यान में रखना है आपको कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, इन 1986 बैंकॉक थाईलैंड में। इसके फाउंडिंग मेंबर में इंडिया है, बिल्कुल भी इंडिया है, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इंडिया जिसका भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, प्लीज़ उसे ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। कई वनडे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर इंडिया ने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप संभाली है तो क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर के हेड अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो वो राजेंद्र सिंह जी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। Union Ministry for Environment, Forest and Climate Change has launched this portal at IIT Delhi. Again, अगर कोई मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट, किसी के भी द्वारा कोई नया प्रोग्राम कुछ भी लॉन्च किया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। सो आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा।
It encourages and motivates students, faculty and research scholars to contribute innovative ideas to global initiative of मिशन लाइफ। तो आपको ध्यान में हो तो मिशन लाइफ एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था। हम देखेंगे इसके बारे में और भी जानेंगे। तो उसी मिशन लाइफ के तहत आइडियाज़ देने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ देने के लिए स्टूडेंट्स, फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर्स को मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। It's also seek to invite ideas related to product and service that promote behavioral change toward environmentally friendly lifestyle। तो ये उन सभी आइडियाज़ को बढ़ावा देगा जो जो प्रमोट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं? तो एक बिहेवियर चेंज, आपके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आना, जिसके द्वारा आप एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल जी सकें। It provides a significant opportunity for inspired minds to participate in a global movement dedicated to environmental sustainability। कैसे कैसे थीम्स कवर किए गए हैं? तो यहाँ पे 7 थीम कवर किए गए हैं। सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, अडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम, अडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। सो अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आता है इन सभी थीम को कवर कर, इन सभी थीम में से किसी एक के ऊपर, जिसके द्वारा आप कुछ ऐसे बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं, हमारे मिशन लाइफ प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया उसे प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर से बताइए, आगे आइए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मिशन लाइफ। तो ये एक तरीके का इंडिया लेड प्रोग्राम है, आपको ध्यान में होना चाहिए। इट इज़ अ इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट टू एनकरेज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एनवायरनमेंट। इसको लॉन्च किया गया था 26 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 इन ग्लासगो नवंबर 2021। प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 कॉप में, जो कि ग्लासगो में हेल्ड हुई थी 2021 में, उस टाइम पे मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया था। जो एम क्या करता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस लाइए जो आपकी लाइफ को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाए। सो आ जाते हैं आज के हमारी लास्ट न्यूज़ पे, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया गया है दो कंट्रीज, इंडिया एंड यूएस के बीच में। So India and US have signed their first cultural property agreement to prevent and curb the illicit trafficking of Indian antiquities to US। सो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ताकि प्रिवेंट किया जा सके, कर्व किया जा सके जो गलत तरीके से इंडियन एंटिक्विटीज़ को यूएस ले जाया जाता है। इनके इंडियन एंटिक्विटीज़ की ट्रैफिकिंग जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। दिस एग्रीमेंट अलाइंस विद दी 1970 यूनेस्को कन्वेंशन, जिसका एम रहा है टू प्रोहिबिट एंड प्रिवेंट इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। इस एग्रीमेंट से इंडिया 29th कंट्री बन जाता है। आई एम सॉरी, इंडिया ज्वाइन कर लेता है उन 29 अदर कंट्रीज़ के साथ जिनका यूएस के साथ बाईलेटरल कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है। ये सारी डेटा आपको मीन्स में लिखते वक्त, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में, ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं। कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो अभी इंडिया एंड यूएस के बीच में साइन हुआ है, डिप्लोमेटिकली ये काफ़ी अच्छी एक बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी। ओके, सो लास्टली हम कवर करते हैं हमारा वन लाइनर। वन लाइनर में जो कुछ न्यूज़ कवर किए गए हैं वो फर्स्ट है, सीबीएसई ने लॉन्च किया गया है सीबीएसई ने लॉन्च किया है सफल टेस्ट साइकिल। सफल टेस्ट साइकिल हमारा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 से अलाइन है। ये सफल टेस्ट साइकिल, इसका एम है टू ईज एग्ज़ाम प्रेशर। जो रटने का रट्टा मार वाला जो चीज़ चली आ रही है उसको थोड़ा कम किया जाए और किसी दूसरे तरीके से टेस्ट साइकिल बनाई जाए। सेकेंड इज़ रिलेटेड टू चाइना, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है यूजिंग मोल्टन थोरियम, डू रिमेंबर। और ये बनाने वाला कहाँ है? गोबी डेजर्ट में। सो जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज आपको ध्यान में रखना है, गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन चाइना एंड चाइना इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट country that is going to have nuclear power plant using molten thorium। हाल ही में सेंट्रल वाटर कमीशन, इसको अवार्ड किया गया है GEEF
Global Water Tech Award for Water Department of the Year at Global Water Tech Summit 2024 hosted by Global Energy and Environment Foundation। तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन ने ग्लोबल वाटर टेक समिट रखा था और उसके अंदर हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन को वाटर डिपार्टमेंट ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है। Lastly, Central Electrical Authority, it has granted approval to 2 hydro pump storage project. Firstly is 600 megawatt जो कि है अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट इन ओडिशा में, which is being developed by OHPC Limited, and secondly 2000 megawatt शवाती प्रोजेक्ट इन कर्नाटका जो कि डेवलप किया जाएगा KPCL के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा, एन्जॉय किया होगा। ऐसे ही आगे और भी चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक बटन हिट कर दें। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।